शिक्षा और दुनिया एडू अफेयर्स के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि दो देश जिनके बीच हजारों सालों का रिश्ता हो, वो अचानक अपने संबंधों को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएं? जी हां, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि इस नए रणनीतिक दौर का इंडो पैसिफिक के लिए आखिर मतलब क्या है। सबसे पहले मलेशिया की अहमियत समझने के लिए जरा मैप पर एक नज़र डालते हैं। ये देश दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट के ठीक बीच में है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार यहीं से गुजरता है, जो इसे इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देता है। तो इस सारी हलचल की जड़ है हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री स्तर की विजिट। इसी विजिट ने एक लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल बना दिया है। यही साझेदारी दोनों देशों के आने वाले कल की बुनियाद रखने वाली है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आखिर है क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे दो दोस्तों का रिश्ता अब बेस्ट फ्रेंड्स वाला हो गया है। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल लेन देन तक ही नहीं है, बल्कि इसमें डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रीजनल सिक्योरिटी जैसे बहुत ही सेंसिटिव मामलों में भी गहरा सहयोग शामिल है। और ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, कागज पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में जमीन पर क्या हो रहा है? आइए अब उन बड़े समझौतों पर नजर डालते हैं जो इस पार्टनरशिप को असल में मजबूत बना रहे हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टनरशिप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। फिनटेक और एआई को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल डिजिटल काउंसिल बनाई गई है। साथ ही यूपीआई जैसी भारतीय टेक्नोलॉजी अब मलेशिया में भी चलेगी, जिससे डिजिटल पेमेंट बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, दोनों देश अब डॉलर को साइड रखकर अपनी अपनी करेंसी यानी रुपये और रिंगिट में ट्रेड करेंगे और सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आज के सबसे जरूरी सेक्टर्स में भी मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये पार्टनरशिप सिर्फ पैसे और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी दोनों देश साथ आ रहे हैं। भारत की सीबीआई और मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी अब मिलकर काम करेंगे। यूएन पीस कीपिंग मिशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सहयोग बढ़ेगा। और सबसे जरूरी, अगले 3 सालों के लिए भारत और मलेशिया मिलकर पूरे आसियान रीजन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लीड करेंगे। अब देखिए, ये बड़ी बड़ी रणनीतिक डील्स तभी कामयाब होती हैं जब लोगों के बीच रिश्ते मजबूत हों। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मौके बनाए जा रहे हैं। मलेशिया में काम कर रहे लाखों भारतीय कामगारों को सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है और तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारे कदम इस दोस्ती को सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रखेंगे। पर रुकिए, ये जो नज़दीकी हम आज देख रहे हैं, ये कोई रातों रात नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज जो हो रहा है वो उसी गहरे ऐतिहासिक रिश्ते की एक नई और मजबूत कड़ी है। ये रिश्ता सदियों में धीरे धीरे पका है। सोचिए, 9वीं सदी में महान चोल साम्राज्य ने मलाई प्रायद्वीप के साथ समुद्री व्यापार शुरू किया था। फिर आजादी के बाद दोनों देशों ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए। 2010 में एक बड़ा इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ और अब 2026 में यह रिश्ता अपने पीक पर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इन रिश्तों का इकोनॉमिक स्केल भी बहुत बड़ा है। दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग $20 बिलियन का है। अंदाजा लगाइए, ये आसियान रीजन में भारत के सबसे बड़े ट्रेड रिलेशनशिप्स में से एक है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डॉलर्स की नहीं है, ये लोगों की कहानी है। मलेशिया में करीब 27 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा है। मतलब दोनों देशों के बीच एक जीता जागता मजबूत कल्चरल ब्रिज पहले से मौजूद है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ चुनौतियां हैं। कुछ बड़ी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल रुकावटें हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है ट्रेड का गणित। इसको सिंपल भाषा में समझिए। भारत मलेशिया से पाम ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी महंगी चीजें ज्यादा खरीदता है, लेकिन बदले में जो बेचता है उसकी कीमत उतनी नहीं होती। नतीजा, भारत को हमेशा ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। डिप्लोमैटिक लेवल पर भी रिश्ते हमेशा स्मूथ नहीं रहे हैं। जैसे 2019 में कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया ने यूएन में
आक्रमण और कब्जा जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। और फिर कुछ और भी पेचीदा मामले हैं। इसमें सबसे बड़ा है चाइना फैक्टर। देखिए, मलेशिया इकोनॉमिकली चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जबकि भारत का रुख चीन को लेकर काफी आक्रामक है। पाम ऑयल के व्यापार को भी अतीत में एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है। और हाँ, साउथ चाइना सी में चीन से कैसे निपटा जाए, इस पर भी दोनों देशों की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रही है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए। चलिए अब उन 4 की स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं जो इन रुकावटों को हटाकर इस पार्टनरशिप की पूरी ताकत को अनलॉक कर सकती हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 4 चीजों पर काम करने की जरूरत है। पहला, डिफेंस में सहयोग बढ़ाना। दूसरा, हमारी जो कॉमन कल्चरल विरासत है उसे इस्तेमाल करके लोगों को जोड़ना। तीसरा, समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करना। और चौथा, जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसे जल्दी से रिव्यू करके व्यापार के असंतुलन को ठीक करना। और यहीं पर आकर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि इस पार्टनरशिप में जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और मलेशिया की ये नई दोस्ती इंडो पैसिफिक में पावर के पूरे समीकरण को बदलने की ताकत रखती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।